नमस्कार मित्रों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विधि के क्लास 3 पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले 2 क्लासों में हमने भाषा से शुरुआत करते हुए भाषा के 4 कौशलों पर बात की थी। आज हिंदी शिक्षण विधि के गद्य पाठ विधि पर स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे एसएसबी टीजीटी के सिलेबस में है। और ये वीडियो में मैं कोशिश यही करने वाला हूँ कि हिंदी शिक्षण विधि की जो गद्य पाठ विधि है उसमें जितना भी सब कुछ है इस एक वीडियो में आ जाए। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक शिक्षक के रूप में जब आप विद्यालय में हिंदी पढ़ाएंगे तो गद्य, कहानियाँ, निबंध, लेख आपके पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। इसलिए हमें यह समझना होगा कि गद्य क्या है और इसे पढ़ाने का असली मकसद क्या है, जिसको कहा जाता है कि गद्य पाठ विधि। पढ़ाएंगे क्यों और पढ़ाने का मकसद क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गद्य शब्द है वह संस्कृत भाषा की गद धातु से बना है, जिसका अर्थ है स्पष्ट कहना है। यहाँ पर धातु एक शब्द आया है। धातु का अर्थ है रूट वर्ड या क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप। गद का मतलब होता है बोलना या कहना, स्पष्ट कहना। कविता में हम देखते हैं कि बातें जो है घुमा फिरा कर कही जाती हैं, लय में कही जाती है, लेकिन गद्य का स्वभाव है सीधी और स्पष्ट बात कहना। जैसे अगर हम लोग कविता का उदाहरण लें, पद्य का उदाहरण लें, तो पद्य का प्रसिद्ध उदाहरण है चारों चंद्र की चंचल किरणें खिल रही है जलथल में। यहाँ सुंदरता और लय है, लेकिन जब हम इसको गद्य में कहेंगे तो क्या होगा। आज रात चांद बहुत सुंदर दिख रहा है और उसकी रोशनी पानी में चमक रही है। यह सीधी स्पष्ट बात जो है गद्य के माध्यम से कही जाती है। इसलिए गद्य धातु का अर्थ यहाँ पर जो है क्या है, स्पष्ट कहना। साहित्य दर्पण के अनुसार वृत्तबंधनहीन रचना गद्य है। साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ जी का ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ जी का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में है। यहाँ पर वृत्त का अर्थ है छंद। छंद को यहाँ पर जो है वृत्त कहा गया है, जिसको अंग्रेजी में मीटर भी कहा जाता है। और बंधहीन का यहाँ पर अर्थ है जो बंधन में ना हो। तो इससे क्या परिभाषा बन रही है, वह रचना जो छंद, लय, ताल और तुकबंदी, इन सब चीज़ों से बंधन से मुक्त हो, वह गद्य है। इसमें आपको मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं पड़ती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य का स्थान महत्वपूर्ण है। गतं कविनाहं निकषं वदन्ति। यहाँ पर जो है कहा गया है कि इस उक्ति के अनुसार गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। कसौटी वह पत्थर होता है जिस पर सोने को घिसकर उसकी शुद्धता जांची जाती है, और गद्य कवियों की परीक्षा है। क्यों? कविता में कवि व्याकरण के नियमों को तोड़ सकता है। कविता हम लोग लिखते हैं तो उसमें व्याकरण के नियमों का ध्यान हम नहीं रखते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। वह लय के पीछे छिप सकता है, लेकिन गद्य में आपको व्याकरण, तर्क और भाषा की शुद्धता का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जो कवि गद्य भी अच्छा लिख ले वही असली भाषा का जानकार है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं तो निराला जी एक कवि हुए हैं। निराला जी, जिनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वे महान कवि भी थे और उनका गद्य कुल्ली भाट बिल्लेसु बकरिया जो भी बेजोड़ था। और आगे आचार्य दंडी के अनुसार जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं का विचार नहीं होता वह गद्य है। आचार्य दंडी ने भी वही बात कही है तकनीकी रूप से। गण और मात्रा, गण और मात्रा। छंद शास्त्र में हम मात्राएं गिनते हैं। जैसे छंद शास्त्र में क्या होता है कि लघु और गुरु ऐसी मात्राएं होती हैं, 13, 11 ऐसे मात्राएं होती हैं जो कि कविता में छंद का प्रयोग होता है। तो गद्य में लेखक को यह चिंता नहीं करनी होती कि लाइन कितनी बड़ी है या छोटी। वह अपने विचारों के प्रवाह को या विचारों के फ्लो को अनुसार जो है लिखता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? अब हम देखेंगे कि जब आप लोग कक्षा में मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद को या प्रेमचंद की कहानी या रामचंद्र शुक्ल का निबंध जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए? गोल क्या होना चाहिए जब आप इनकी मुंशी प्रेमचंद की या रामचंद्र शुक्ल की निबंध पढ़ा रहे हैं? पहला
इसका उद्देश्य है या गोल है या लक्ष्य है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराना। शुद्ध उच्चारण का हिंदी में स, स और स, ये तीन प्रकार का स है। इसका अंतर या ये जो क्ष है और जो ज्ञ है, इसका सही उच्चारण करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। गद्य पढ़ते समय आप उनकी गलतियों को सुधारते हैं। तो ये इसका पहला उद्देश्य है गद्य शिक्षण का। दूसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। हर पाठ में नए शब्द आते हैं, हर पाठ में नए शब्द आते हैं। जैसे अगर आप पाठ में शब्द आता है, आप पढ़ रहे हैं दुर्गम, एक शब्द आता है दुर्गम, तो बच्चा जो है, बच्चों को आप बताएंगे कि इसका मतलब होता है कि जहाँ जाना कठिन हो, तो उसे कहते हैं दुर्गम। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो डिक्शनरी है, जो वोकैबुलरी है, वो बढ़ती है। तीसरा क्या उद्देश्य है, छात्रों में स्मरण शक्ति व सृजन शक्ति का विकास करना। जब आप बच्चे से कहते हैं कि कल वाली कहानी सुनाओ, तो बच्चा तो उसकी याददाश्त जो है बढ़ती है, उसका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ता है। जब आप कहते हैं अगर तुम इस कहानी के हीरो होते तो क्या करते, तो उसकी जो सृजन शक्ति है वो बढ़ती है। चौथा उद्देश्य क्या है, छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान देना। ये गद्य शिक्षण का चौथा उद्देश्य है। गद्य पढ़ाते समय व्याकरण अलग से नहीं बल्कि साथ साथ पढ़ाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो पाठ में एक वाक्य आता है कि राम ने रावण को मारा। तो आप यहाँ आप वही बता सकते हैं कि यहाँ ने जो है कर्ता कारक का चिन्ह है। पांचवा क्या उद्देश्य है, छात्रों में स्वाध्याय रुचि, साहित्य में रुचि तथा रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। स्वाध्याय का यहाँ पर अर्थ है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। तो स्वाध्याय स्टडी यानी सेल्फ स्टडी यानी शिक्षक का काम है कि पाठ को इतना रोचक बनाना कि बच्चा घर जाकर खुद दूसरी किताबें पढ़ने लगे और उससे जो साहित्य है उसमें रुचि उसकी जग जाए, उससे साहित्य से प्यार हो जाए, उससे उसकी रचनात्मक शक्तियाँ इससे विकसित हो जाएं। छठा क्या इसका उद्देश्य है, छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने योग्य बनाना। मौखिक एवं लिखित रूप से बच्चा अपनी बात कह सके या मौखिक रूप से वो कह सके और लिख सके, लिखित रूप से वो जो है लिख सके। गद्य पढ़ने से उसे वाक्य बनाना आता है। क्या आता है, वाक्य बनाना आता है, जिससे उसकी अभिव्यक्ति सुधरती है और यही इसका जो है छठा उद्देश्य है। ये सातवां उद्देश्य है छात्रों में निरीक्षण, बोध, कल्पना, विवेचना आदि शक्तियों का विकास करना। निरीक्षण का यहाँ पर अर्थ है ऑब्जर्वेशन, अंग्रेजी में हम लोग इसको कहेंगे तो होगा ऑब्जर्वेशन। तो निरीक्षण बोध यानी ऑब्जर्वेशन यानी चीज़ों को बारीकी से देखना। विवेचना का यहाँ पर अर्थ है एनालिसिस, और कल्पना का अर्थ है उसका जो कल्पना शक्ति है, थिंकिंग जो है। तो निरीक्षण बोध यानी ऑब्जर्वेशन, विवेचना यानी जो एनालिसिस है, सही गलत का फैसला करना। जैसे क्या अगर हम लोग ईदगाह कहानी पढ़ा रहे हैं, ईदगाह कहानी हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं तो कहानी में हामिद का चिमटा खरीदना कितना हद तक सही था, ये जो है गद्य पढ़ाने से छात्रों में ये शक्ति का विकास होता है। आठवां इसका क्या उद्देश्य है, छात्रों को संस्कृति मूल्यों, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक कथानकों, सत्य एवं मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान कराना। गद्य केवल भाषा नहीं है, ज्ञान का द्वार है। जैसे झांसी की रानी यानी जीवनी से इतिहास का ज्ञान हम लोग देख सकते हैं। गंगा की यात्रा वृत्तांत एक है, तो उससे भूगोल या प्रकृति का ज्ञान हम लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार एक उदाहरण है पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद की एक जो है प्रसिद्ध कहानी है। तो पंच परमेश्वर से सामाजिक न्याय का ज्ञान हमें मिलता है। उसी प्रकार नौवां क्या इसका उद्देश्य है, छात्रों में निबंध लिखने एवं गद्य साहित्य की समीक्षा करने योग्य बनाना। जब बच्चा अच्छे लेखकों को पढ़ेगा तभी वह खुद अच्छा क्या होगा, अच्छा निबंध लिख पाएगा। अगर उसने अच्छा कुछ पढ़ा नहीं है तो उसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, तो लिख पाएगा और उसके बाद क्या करेगा, उसकी समीक्षा कर पाएगा। समीक्षा का अर्थ है यहाँ पर क्रिटिसिज्म, किसी पाठ की अच्छाई करना या बुराई करना या उसको
अलग दृष्टिकोण से, अपने दृष्टिकोण से देखना है, उसी को कहा जाता है कि समीक्षा करना। और 10वां और इसका आखिरी उद्देश्य है छात्रों की स्वस्थ अभिवृत्तियों को विकसित कर उनका चारित्रिक विकास करना। यह सबसे बड़ा जो है इसका उद्देश्य है। कहानियों में हम देखते हैं कि नायक के अच्छे काम को देखकर बच्चे के चरित्र या बच्चों का चरित्र जो है बनता है, बच्चों का कैरेक्टर बनता है। वे ईमानदारी और त्याग और जो है प्रेम सीखते हैं। तो ये गद्य शिक्षण के 10 उद्देश्य थे। गद्य पाठ के विभिन्न जो है निम्नलिखित रूप हैं, यहाँ पर 4 रूप लिए गए हैं। पहला है सृजनात्मक पाठ। गद्य पाठ के कई तरह के होते हैं, आपको पढ़ाते समय उसी का अनुसार या तरीका बदलना होता है। जैसे सृजनात्मक पाठ में क्या होता है कि इसमें कलात्मकता होती है, कलात्मकता होती है। और जैसे जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, आत्मकथा हो गया। तो ये जैसे महादेवी वर्मा का संस्मरण है गिल्लू, इसमें भावनाओं और सृजन की प्रधानता है। उसी प्रकार विचारात्मक पाठ क्या है, इसको थॉट भी जो है कहा जाता है। जैसे इसमें गंभीर तर्क और बुद्धि का प्रयोग यहाँ पर होता है, गंभीर तर्क और बुद्धि का प्रयोग यहाँ पर होता है। और ये गंभीर होते हैं जो विचारात्मक पाठ हैं। जैसे विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये एक निबंध है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, आप लोग बचपन से इसको सुनते आ रहे होंगे। तो इसको जो है समझाना पड़ता है। और तीसरा इसका भेद क्या है, वर्णनात्मक पाठ। वर्णनात्मक पाठ में इसमें किसी स्थान, किसी त्योहार और वस्तु का वर्णन जो है इस यहाँ पर वर्णनात्मक पाठ में होता है। जैसे दीपावली का मेला या ताजमहल की सैर, यहाँ भाषा चित्र खींचने वाली जो है होती है या होनी चाहिए। चौथा इसका भेद है भावात्मक पाठ। भावात्मक पाठ में जो सीधे क्या होता है, दिल को छू जाता है, दिल को छू जाता है। इसमें तर्क कम और भावना ज़्यादा होती है, तर्क कम और भावना इसमें भावात्मक पाठ में ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि माँ का जो प्यार है या देशभक्ति से जुड़े लेख ये इसमें इस कोटि में आ सकते हैं। गद्य शिक्षण का क्या महत्व है, हमने गद्य का अभी अर्थ समझा, उद्देश्य भी समझा। आज हम उसी कड़ी को आगे इसमें बढ़ाते हुए गद्य शिक्षण का महत्व जो है समझने जा रहे हैं। और इस पर हम लोग जो है विस्तार से इसमें देखेंगे। जैसे एक शिक्षक होने के नाते आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम बच्चों को गद्य यानी कहानी, निबंध आदि क्यों पढ़ाते हैं, इसका हमारे जीवन और शिक्षा में क्या रोल है, क्या महत्व है। पहला इसका महत्व क्या है, गद्य शिक्षण द्वारा बालक अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है तथा व्याकरण सम्मत भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखकर अपने ज्ञान का विकास करता है। यहाँ पर एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे जो कठिन यहाँ पर लग रहे हैं। जैसे शब्द भंडार, ऊपर मैंने कहा था कि वोकाबुलरी जो बच्चे की मानसिक डिक्शनरी है, जो मानसिक उसकी याद करने की क्षमता है। जब हम कविता पढ़ाते हैं तो उसमें सीमित शब्द आते हैं, लेकिन जब हम कोई कहानी या निबंध पढ़ाते हैं तो हमें सैकड़ों नए शब्द मिलते हैं, सैकड़ों हमें नए शब्द मिलते हैं। और अगर पाठ में एक शब्द आता है, मान लो एक शब्द आता है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण, तो बच्चे ने एक नया भारी भरकम जो है शब्द वो सीख जाता है। व्याकरण सम्मत भाषा क्या है, जैसे जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो उसी को व्याकरण सम्मत भाषा के यहाँ पर कहा जा रहा है। कविता में हम लोग देखते हैं कि जो कवि है व्याकरण के नियम तोड़ सकता है, जैसे चलत मुसाफिर कह सकता है, लेकिन गद्य में हम हमेशा सही व्याकरण का प्रयोग करते हैं। फिर गद्य को पढ़ने से ही जो है बच्चे को पता चलता है कि शुद्ध भाषा कैसी जो है लिखी जानी चाहिए, शुद्ध प्रयोग वही उससे सीख सकता है। इसका दूसरा क्या महत्व है, गद्य के माध्यम से दूसरे के विचारों को सही रूप से शीघ्रता से ग्रहण किया जा सकता है। शीघ्रता, स्पीडली, जैसे कविता या पद्य को समझने के लिए हमें क्या होता है, उसका भावार्थ समझना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। लेकिन कई बार एक दोहे का मतलब हम समझने के लिए हमें घंटों लग जाते हैं कि इसमें कवि कहना क्या चाह रहे हैं। गद्य सीधा और सपाट होता है। अगर मुझे कहना है कि दरवाज़ा बंद करो, मान लो एक उदाहरण यहाँ पर है कि दरवाज़ा
बंद करो। तो गद्य में सुनकर आप तुरंत इसको जो है समझ जा रहे हैं कि दरवाज़ा बंद करने को मैं जो है कह रहा हूँ। अगर मैं इसे कविता में कहूँ तो क्या होगा कि हे काष्ठ की पट, तुम वायु के वेग को अवरुद्ध करो। तो ये ऐसा जो है उदाहरण इसका हो सकता है। तो आप वो जो है कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें कि मैंने अभी जो है आपको क्या कहा। इसका जो रोजमर्रा के जीवन में और ज्ञान विज्ञान की बातें समझने के लिए गद्य ही वही माध्यम है जिसके हिसाब से हम लोग तेज रूप से सब कुछ सीख सकते हैं। तीसरा इसका क्या महत्व है? गद्य में रचनात्मक कार्य करना पद्य की अपेक्षा एक सरल जो है कार्य है। पद्य का अर्थ है पोएट्री। तो पद्य कठिन है। कठिन क्यों है? कविता लिखने के लिए हमें तुकबंदी, मात्राओं की गिनती और एक खास लय रिदम की ज़रूरत होती है, जो हर कोई इसीलिए जो है कवि नहीं बन सकता है। लेकिन गद्य में क्या होता है? गद्य सरल है। गद्य हमारी स्वाभाविक बोली है। एक छोटा बच्चा भी अपने मन की बात जो है आसानी से लिख कर बता सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग कहें तो आज मैंने स्कूल में क्या किया, इसके लिए उसे मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं होती है, वो आसानी से इसको लिख सकता है। इसीलिए हम छोटे बच्चों से शुरुआत में गद्य लिखवाते हैं। जैसे गाय पर निबंध या किसी और विषय पर निबंध हम लोग बच्चों से लिखवाते हैं। उनको कविता लिखने के लिए हम लोग क्लास में बोलते नहीं हैं। चौथा, गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि पर दृष्टि डालने पर गद्य की अभिव्यंजनात्मक विविधता का परिचय मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। गद्य केवल एक तरह का नहीं होता, इसकी अभिव्यंजनात्मक विविधता होती है। अभिव्यंजनात्मक विविधता का यहाँ पर अर्थ होगा कि वेराइटी ऑफ इम्प्रेशंस या एक्सप्रेशंस। इसे एक बगीचे की तरह समझे जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि निबंध को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि ऐसे। तो ऐसे में क्या होता है कि विचारों को बांध कर लिखना होता है। कहानी, जिसको स्टोरी कहा जाता है, काल्पनिक घटना का वर्णन हम लोग कहानी में करते हैं। नाटक या एकांकी, यहाँ पर क्या होता है, जो मंच पर संवाद चलते हैं उसी के माध्यम से इसको लिखा जाता है। जीवनी, जो कि बायोग्राफी है, किसी दूसरे महान व्यक्ति के जीवन की कहानी, जैसे गांधी जी की जीवनी। आत्मकथा यानी जिसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, अपनी कहानी खुद लिखना। संस्मरण यानी अपनी यादों को लिखना, जैसे मेरी पहली रेल यात्रा। रेखाचित्र, जो शब्दों में ऐसा वर्णन करना कि चित्र आंखों के सामने आ जाएं। और रिपोर्टाज यानी यह फ्रांसीसी शब्द है, जैसे आंखों देखी घटना का रिपोर्ट। आंखों देखी घटना का जो है रिपोर्ट को कहते हैं रिपोर्टाज। तो इन सब विधाओं को पढ़कर बच्चों को पता चलता है कि एक ही बात को कहने के लिए कितने अलग अलग तरीकों से एक ही बात को कहा जा सकता है। पांचवा, ज्ञान के विभिन्न विषय, इतिहास, दर्शन, राजनीति विज्ञान, धर्म व नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थविज्ञान, कला, वाणिज्य विज्ञान, व्यवसाय आदि गद्य में ही उपलब्ध हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी जो साइंस की पुस्तक है, जो विज्ञान की या साइंस की पुस्तक है, या आपकी हिस्ट्री या इतिहास की पुस्तक है, उसमें अगर कविता लिखी होती तो क्या उसे आप समझ पाते? आपका उत्तर होगा नहीं। जो न्यूटन का जो नियम है, जो न्यूटन है हमारे साइंटिस्ट, उनका नियम या इतिहास की तारीखें याद करना मुश्किल हो जाता है। मानव ज्ञान के जितने भी भारी विषय हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या चाहे वो कॉमर्स हो, वाणिज्य हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, इन सब को समझाने के लिए स्पष्टता की जरूरत होती है। स्पष्टता की जरूरत होती है और वह केवल गद्य में ही संभव है। इसीलिए गद्य केवल जो है साहित्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का जो है उसको ले जाने का एक वाहन भी है। छठा और इसका जो है आखिरी क्या महत्व है, गद्य शिक्षण के द्वारा बालकों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? क्रिएटिविटी। तो नया रचने की शक्ति, नया रचने की शक्ति। जब एक छात्र अलग अलग तरह के गद्य पढ़ता है, जैसे कहानी, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, तो उसका दिमाग खुलता है। अगर उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ तो आपने कक्षा में प्रेमचंद
की जो है कहानी पढ़ाई, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि चलो अब तुम इस कहानी का अंत या इस कहानी का क्लाइमैक्स जो है बदल कर लिखो, या अपने गांव के मेले पर एक जो है लेख लिखो। यह प्रक्रिया जो है बच्चे के अंदर छिपे लेखक को बाहर निकालती है, उसका सृजनात्मकता का विकास इससे होता है, वो जो है रचनाकार बनता है इसको पढ़ने के बाद। तो ये गद्य शिक्षण का महत्व सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं है, इसका उद्देश्य है छात्र को शुद्ध भाषा सिखाना, उसे ज्ञान के भंडार से जोड़ना और उसके अंदर लिखने की कला को जगाना। तो अब तक हमने जाना कि गद्य क्या है और उसे क्यों पढ़ाना चाहिए, और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि गद्य को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना जो है चाहिए। शिक्षण विधियां ही वह जो है अस्त्र हैं, या गद्य शिक्षण की विधियां ही वह अस्त्र हैं जिनका प्रयोग करके आप एक कठिन पाठ को भी सरल और रोचक बना सकते हैं। आपके द्वारा दी गई ये जो यहाँ पर सूची जो मैं आप यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहा हूँ जो है, ये इसमें दोनों तरह के यानी आधुनिक तरह की विधियां हैं और पारंपरिक तरह की विधियां हैं। दोनों विधियों को हम लोग यहाँ पर जो है समझने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि अर्थ कथन विधि। इस विधि में शिक्षक गद्यांश को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ कठिन शब्दार्थ का अर्थ बताते हैं। यह जो है यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में केवल शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय रहता है। यह सबसे पुरानी और सुस्त विधि है। शिक्षक किताब इसमें क्या करता है, शिक्षक किताब जो है हाथ में लेता है और पढ़ाता जाता है, और बीच बीच में कठिन शब्दों का अर्थ, जैसे गगन एक शब्द आ गया तो इसका अर्थ जो है आकाश बता देता है। इस विधि की कमी क्या है, इसमें छात्र चुपचाप मूर्ति की भांति बैठे रहते हैं, जो कि निष्क्रिय यहाँ पर कहा गया है, निष्क्रिय वो रहते हैं, उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए इसे मनोविज्ञान या अमनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। मनोविज्ञान इस विधि को अच्छा नहीं मानता है। दूसरी विधि है व्याख्या विधि। यह अर्थकथन विधि का विकसित रूप है। इस विधि में शिक्षक पाठ को पढ़ाने के साथ उसका स्पष्टीकरण भी देता है, इसके साथ व्याकरण अंश को भी समझाते हैं। यह विधि अमनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि छात्र केवल निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। तो छात्र जहाँ पर निष्क्रिय रूप से सुन रहे हैं, सक्रिय उनकी भूमिका नहीं है, वह विधि अमनोवैज्ञानिक है। तो यह अर्थकथन से थोड़ी बेहतर है। कैसे? लेकिन ये पूरी तरह भी जो है अच्छी नहीं है। शिक्षक केवल यहाँ पर क्या करता है कि जो शब्द का अर्थ नहीं बताता है, बल्कि पूरी लाइन की जो है यहाँ पर व्याख्या करता है। पूरी लाइन की यहाँ पर शिक्षक जो है व्याख्या करता है, और साथ ही बता देता है कि यहाँ जो है संधि हुई है, या यहाँ ये अलंकार है, ये समास है, ये बता देता है। और इसकी कमी क्या है कि यहाँ भी जो है जो सक्रिय है केवल और केवल शिक्षक है, वह बोलता रहता है और बच्चे निष्क्रिय भाव से जो है ऊँगते रहते हैं। छात्र का दिमाग यहाँ पर सक्रिय नहीं होता है, वो निष्क्रिय रूप में रहता है। तीसरी गद्य को पढ़ाने की जो है विधि है समीक्षा विधि। इस विधि में पाठ्यांश की चर्चा में संपूर्ण कक्षा की भागीदारी होती है, जिसमें उभय शिक्षक विषय को पढ़ाने के बाद छात्रों के साथ उक्त विषय पर समीक्षा करते हैं। अंत में निष्कर्ष पर पहुंचने पर शिक्षक छात्रों को गद्य रचना का आदेश देते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र का सक्रिय भागीदारी रहता है। निबंध शिक्षण के लिए यह उपयुक्त विधि है। तो समीक्षा का मतलब है गुण और दोष को जो है इन दोनों को देखना। शिक्षक पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों से सवाल करता है इसमें कि तुम्हें इस कहानी में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। पूरी कक्षा जो है इस विधि को पढ़ाते समय पूरी कक्षा की संपूर्ण भागीदारी रहती है, और इसमें फायदा है क्या है, जैसे छात्र सक्रिय होकर अपनी राय देता है। जैसे निबंध पढ़ाते समय, ऐसे पढ़ाते समय यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि निबंध में जो विचार हैं, विचार महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा, देखो और रचो विधि। इस विधि में शिक्षक छात्र को चित्र दिखाते हुए प्रश्न पूछते हैं, और उसके आधार पर छात्र
छात्रों को गद्य की रचना करने को कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि उपयुक्त है और उनके लिए जो है बहुत ही मज़ेदार है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे, जो ताजमहल, तो ताजमहल का एक बड़ा चित्र या पोस्टर दिखाया जाता है क्लास में और शिक्षक पूछता है कि यह किस रंग का है। छात्र उसको जवाब देते हैं कि मान लो सफ़ेद रंग का है। शिक्षक पूछता है कि यह कहाँ है। छात्र बताते हैं कि यह आगरा में है। अंत में शिक्षक कहता है कि अब इन बातों को जोड़कर एक लेख लिखो। तो इसमें फ़ायदा है क्या कि बच्चा जो देखता है उसे आसानी से वह लिख पाता है। पांचवा विधि क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। छात्रों के उत्तर के आधार पर कुछ मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिख देते हैं और उन बिंदुओं के आधार पर बनाते हुए गद्य की रचना करने के लिए शिक्षक छात्रों को आदेश देते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकराती विधि भी कहा जाता है। जैसे सुकरात जो कि दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो उनके नाम पर इसको सुकरात विधि कहा जा रहा है। शिक्षक बच्चे के अंदर से जो ज्ञान है उसको बाहर इसमें निकालता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहें, अगर गाय पर अगर हमको लेख लिखवाना है तो मैं गाय पर जो है भाषण नहीं दूंगा। मैं कक्षा में जाकर पूछूंगा कि गाय के कितने पैर होते हैं, पैर कितने होते हैं, और छात्र बोलेंगे 4। मैंने बोर्ड पर लिख दिया कि 4 पैर होते हैं। गाय क्या खाती है सवाल में पूछूंगा तो छात्र बोलेंगे कि घास, तो मैंने लिख दिया घास, ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिख दिया घास। अंत में मैं कहूँगा कि अब इन बोर्ड पर लिखे शब्दों से जो है वाक्य बनाओ। तो छात्र का दिमाग लगातार इसमें काम करता है, एक्टिव रहता है। छठा विधि है सूत्र विधि। इसे रूपरेखा विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षक स्वयं कुछ वाक्य श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। उन्हीं वाक्यों के आधार पर छात्रों को गद्य रचना करने के लिए कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, या इसको हम लोग जो है हिंट्स वाली विधि भी जो है कह सकते हैं। शिक्षक बोर्ड पर लिखता है कि मान लो एक शिक्षक लिख रहा है कि कुछ लिख रहा है, एक प्यासा था, एक प्यासा कौवा था, फिर डैश, उसने घड़ा देखा, उसने घड़ा देखा। तो इसमें जो है क्या आएगा? अब छात्र इन सूत्रों को जोड़कर पूरी इसमें जो है कहानी लिखता है। ऐसे ऐसे करके जो है डैश डैश हम लोग आगे छोड़कर जाते हैं। तो कमज़ोर छात्र को लिखने के लिए इसमें सहारा मिल जाता है और ये जो है प्रसिद्ध विधि है। सातवीं विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक केवल एक विषय पर स्पष्टीकरण देते हैं और उसके आधार पर छात्रों को अन्य एक गद्य रचना करने को कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अनुकरण का मतलब है कॉपी करना, नकल करना, लेकिन समझदारी से। शिक्षक ने कक्षा में जैसे मान लो होली का निबंध बहुत अच्छे से समझाया और लिखवाया। फिर शिक्षक ने कहा कि जैसे हमने होली पर लेख लिखा है, ठीक वैसे ही अब तुम खुद दीपावली पर अब तुम क्या करोगे? लेख लिखो। तो छात्र एक उदाहरण से सीख कर क्या करता है, दूसरा जो है खुद करता है। तो ये अनुकरणात्मक विधि है। 8वां है प्रवचन विधि। इस विधि में शिक्षक किसी विषय को छात्र के समक्ष स्पष्टीकरण देते हैं और जो उन्होंने कहा ठीक वैसे लिखने के लिए छात्रों को आदेश देते हैं। इसमें कल्पना और तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता है, अतः इस विधि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। यह संपूर्ण अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्रों का विकास नहीं हो पाता है। यह रट्टू तोता बनाता है। यह विधि जो है रट्टू तोता बनाता है, या रट्टू तोता बनाने वाली जो है विधि है। शिक्षक ने मान लो भाषण दिया है और कहा कि जो मैंने बोला वह कॉपी में लिखो। तो इसमें बच्चे की अपनी अकल या
बच्चों का अपना जो तर्क है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, इसे कक्षा में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। 9वां, अनुवाद विधि। इस विधि में शिक्षक गद्यांश को पढ़ाते समय छात्रों को उनके मातृभाषा में या अन्य भाषा में समझाते हैं। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अंग्रेजी पढ़ाते समय हर लाइन का हम लोग जो है क्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं। इससे बच्चा उस भाषा यानी जो टारगेट लैंग्वेज हम लोग कहते हैं को नहीं सीख पाता है, वह बस अपनी मातृभाषा के सहारे जो है चलता रहता है। भाषा शिक्षण में इसे अच्छा नहीं माना जाता है अनुवाद विधि को। 10वां, स्वाध्याय विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को एक शीर्षक का नाम के साथ कुछ सहायक ग्रंथ का नाम बताते हैं, जिसको आधार बनाकर छात्र स्व अध्ययन करके उस विषय पर जानकारी ग्रहण करेंगे और उसे स्वयं रचना करेंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि जो है बड़ी कक्षाओं के लिए है, हाई स्कूल, कॉलेज या बड़े बच्चों के लिए। जैसे विषय है, अगर मान लो शिक्षक जाकर क्लास में कहता है कि विषय है प्रदूषण, विषय है प्रदूषण, तुम लाइब्रेरी जाओ और वहाँ विज्ञान की पत्रिका और अखबार पढ़ो और फिर खुद जो है लेख लिखो। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है कि छात्र जो होता है उसमें खुद वो जाकर क्या करता है, लाइब्रेरी जाकर खुद रिसर्च करता है, खोजबीन करता है और उससे जो है सीखता है। 11वां है मंत्रणा विधि। इस विधि में शिक्षक स्वयं आकर एक विषय पर स्पष्टीकरण देते हैं और छात्रों को सहायक ग्रंथों की सूची देते हुए उसे लिखने का आदेश देते हैं। इस विधि द्वारा छात्र को गद्य की रचना करने में आसानी होती है। यह स्वाध्याय विधि जैसे ही है, इसमें शिक्षक थोड़ी मदद कर देता है। वह पहले टॉपिक समझा देता है, फिर कहता है कि जाओ, पहले वो शिक्षक जो है टॉपिक समझा देता है इसमें और फिर कहता है कि जाओ इस किताब से मदद लेकर इसे पूरा करो। इससे बच्चे को लिखने में जो है आसानी होती है। 12वां, आदर्श पठन विधि। इस विधि में शिक्षक गद्यांश का उचित स्वर, लय, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध उच्चारण करते हुए पठन करते हैं। इसमें नाटक या एकांकी के पात्रों के संवाद अनुसार स्वयं वाचन करते हैं। इस विधि में छात्रों को शुद्ध उच्चारण का ज्ञान तो मिलता है, परंतु छात्र केवल निष्क्रिय रूप से सुनने के कारण यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षक क्लास में जो है खड़ा होकर वो क्या कर रहा है, खुद पाठ को बहुत अच्छे ढंग से एक्टिंग के साथ पढ़ रहा है। यह सुनने के लिए तो अच्छा है, लेकिन बच्चे खुद कुछ इसमें नहीं कर रहे हैं, तो बस सुन रहे हैं, इसलिए वे क्या हैं, निष्क्रिय हैं। इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जा रहा है। 13वां विधि क्या है, रंगमंच विधि। इस विधि में शिक्षक को निर्देशन के साथ छात्र मंच पर पात्रानुसार वेशभूषा धारण करते हुए आवश्यक स्वर, ताल, लय तथा शुद्ध उच्चारण को ध्यान रखते हुए अभिनय करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र सक्रियता से भाग लेते हैं, परंतु यह ज़्यादा खर्चीली तथा अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है। यह एक प्रकार से एनुअल फंक्शन जैसा है। रामायण का अगर नाटक करना है तो बच्चों को राम सीता के कपड़े या वेशभूषा वैसा जो है हम लोग को पहनना देते हैं या पहनना उनको पड़ेगा। स्टेज जो है इसके लिए सजाना पड़ेगा। इसी को रंगमंच विधि जो है कहा जा रहा है। इसमें पैसा और समय बहुत लगता है, इसलिए इसे रोज कक्षा में हम लोग कर नहीं सकते हैं। 14वां विधि, कक्षा भी नय विधि। इस विधि में शिक्षक के निर्देशन पर कक्षा में छात्र बिना कोई वेशभूषा के परंतु आवश्यक स्वर, उच्चारण, लय, पात्र की आवश्यकता अनुसार अभिनय करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र हर्षित भाग लेते हैं। यह विधि कम समय में होने के साथ कोई खर्च नहीं होता है, इसलिए शिक्षक इस विधि द्वारा किसी गद्यांश जैसे कहानी या नाटक तथा एकांकी को छात्रों द्वारा कक्षा में अभिनयीकरण करवा सकते हैं। यह सबसे अच्छी है, यह जो है बेस्ट विधि है। नाटक पढ़ाने के लिए है ये। जैसे शिक्षक ने क्लास में एक ही बच्चे को कहा कि तुम राम हो,
तुम राम हो, और दूसरे को कहा कि तुम हनुमान हो। तो कोई कपड़े नहीं बदलने, बस अपनी जगह खड़े होकर जो है उनके डायलॉग बोलने हैं, जो पात्र हैं उनके डायलॉग बोलने हैं। इसमें न पैसा लगता है और न ही जो है समय बर्बाद होता है। बच्चे खुशी खुशी यानी जो हर्षित हैं भाग लेते हैं। 15वां विधि विश्लेषण विधि। इस विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि की झलक देख सकते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछकर विषय में प्रवेश करने के साथ विषय का स्पष्टीकरण देता है। किसी भी विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो है एनालिसिस करना या समझाना यहाँ पर जो है किया जाता है, और प्रश्न पूछ कर पाठ की गहराइयों में, डिटेल्स में जो है इसको खोलना होता है। इसी को विश्लेषण विधि जो है कहा जाता है। 16वां विधि है वाद विवाद विधि। इस विधि में शिक्षक किसी समस्यात्मक या तार्किक विषय को कक्षा में छात्रों को दो दल में विभाजित करते हुए छात्रों को पक्ष और विपक्ष मत रखने का आदेश देते हैं। अंत में शिक्षक स्वयं निष्कर्ष देकर छात्रों को संपूर्ण विवरणी के आधार पर गद्य रचना करने का आदेश देते हैं। इसे खंडन मंडन विधि भी कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम एक उदाहरण लें कि मोबाइल फ़ोन जो है अच्छा है या बुरा है, तो इसमें क्या होगा कि कक्षा को हमने दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप में पक्ष बोलेगा, यानी इसके पक्ष में बोलेगा, एक ग्रुप में इसके जो है विपक्ष में जो है कहा जाएगा। तो एक विचार का मंडन या समर्थन करेगा, दूसरा उसका जो है इसमें खंडन करेगा। तो इससे बच्चों की तार्किक शक्ति या लॉजिकल थिंकिंग जो है उसमें बढ़ती है या उसमें बहुत तेजी होती है। 17वां विधि क्या है? विचार विमर्श विधि। इस विधि में शिक्षक छात्र को एक विषय पर चर्चा करने को कहते हैं, जिसमें उस विषय का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का दृष्टांत देते हैं। अंत में उस चर्चा के आधार पर गद्य रचना करने के लिए शिक्षक आदेश देते हैं। इस विधि में उभय छात्र एवं शिक्षक दोनों की भागीदारी होती है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत माना जाता है। यह जो है एक प्रकार से ग्रुप डिस्कशन है। शिक्षक और छात्र मिलकर जो है यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर यहाँ पर किसी मुद्दे पर, जैसे दहेज प्रथा हो या किसी ऐसे मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। यह लोकतांत्रिक है, ये डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक जो है तरीका है। 18वां संयुक्त या अंतिम जिसको विधि कहा जाता है, जैसे यह कोई विधि नहीं है, उपरोक्त तो सभी बिंदुओं में से सभी का कोई ना कोई गुण और दोष रहता है। इसीलिए आवश्यकता या आवश्यक पड़ने पर शिक्षक इनमें से एकाधिक विधि को अपनाकर अपने शिक्षण कार्य में व्यवहार कर सकता है, इसीलिए इसे संयुक्त विधि कहते हैं। एक यहाँ पर जैसे समझने वाली बात ये है कि कोई भी विधि जो है यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ फायदे हैं। तो एक अच्छा शिक्षक क्या है? चतुर रसोई की तरह होता है। जैसे रसोइया कभी नमक डालता है, कभी चीनी, वैसे शिक्षक कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी व्याख्या देता है, तो कभी जो है अभिनय करवाता है। तो हालात और पाठ की जरूरत के हिसाब से कई विविध विषयों को जो है कई विधियों के हिसाब से मिला जुला कर पढ़ाना ही जो है संयुक्त विधि है, और यही सबसे उत्तम है। तो अब तक हमने जाना कि गद्य क्या है और शिक्षण विधियां कौन सी हैं, लेकिन इसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक आदर्श पाठ योजना या जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेसन प्लान बोलते हैं, कैसे बनाई जो है जाती है। इसे गद्य शिक्षण के सोपान कहा जाता है। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। यहाँ पर जो सोपान है इसका अर्थ है सीढ़ी। तो जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, वैसे एक सफल क्लास लेने के लिए हमको जो है इन 10 सीढ़ियों को, यहाँ पर 10 हैं, इन 10 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। यहाँ पर सीरियली जो है दिए गए हैं, इन 10 स्टेप से हमको जो है गुजरना पड़ता है। तो पहले यहाँ पर आता है प्रस्तावना, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण या भाषा तत्वों का ज्ञान, स्पष्टीकरण, मौन वाचन, पुनरावलोकन, मूल्यांकन और अंतिम गृह कार्य। तो इसको डिटेल्स में हम लोग एक करके समझेंगे। पहला है प्रस्तावना।
इस सोपान का अर्थ है सीढ़ी। इस सोपान में छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए कुछ आसान प्रश्न पूछते हैं। उन आसान प्रश्नों के माध्यम से शिक्षक छात्रों से पाठ का नाम निकलवाते हैं और श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। इसके द्वारा छात्रों को विषय के प्रति रुचि जागृत होता है, उन्हें विषय को जानने की इच्छा प्रकट होती है तथा उनके लिए यह विषय आसान प्रतीत होकर भय कम हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अगर शिक्षक बस की यात्रा विषय पढ़ाने वाला हो तो वह छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न होगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे परिवहन के साधन। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि सड़क मार्ग के अनुसार या सड़क मार्ग के कुछ परिवहन साधन का नाम बताइए। बच्चे उत्तर देंगे ऑटो या ट्रेन या बस आदि। तीसरा सवाल क्या होगा, जब हम किसी स्थान को बस में यात्रा करते हैं तो उसे क्या कह सकते हैं? उत्तर होगा बस की यात्रा। ये जो है पूर्व ज्ञान यानी मनोविज्ञान कहता है कि नया ज्ञान देने से पहले बच्चे के पुराने ज्ञान से हम लोग जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको जोड़ते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इधर उधर के आसान सवाल पूछेंगे जिनका उत्तर बच्चे पहले से जानते हों। धीरे धीरे फिर जो है आप उन्हें घुमाकर अपने असली टॉपिक से मिलवाएंगे, उनसे परिचित करवाएंगे। इससे बच्चों का जो है डर खत्म हो जाता है और वे सोचने लगते हैं। दूसरा इसका सोपान है उद्देश्य कथन। इस सोपान में शिक्षक छात्रों को पाठ के विषय में तथा पाठ के मूल उद्देश्यों को कम शब्दों में प्रस्तुत करते हैं, जिसे सुनकर छात्रों को पाठ्यांश के बारे में सामान्य जानकारी मिल जाता है। इसके द्वारा छात्रों में पाठ के प्रति जिज्ञासा होने के साथ साथ विषय की कठिनता का भय कम हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि शिक्षक अगर बस की यात्रा कहानी पढ़ाने वाला हो तो छात्रों को उद्देश्य कथन के लिए निम्नलिखित वाक्य बोल सकते हैं। क्या वाक्य होगा वो? आज हम हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी बस की यात्रा पढ़ेंगे। यात्रा करते समय बस की बुरी हालत होने पर किस प्रकार असुविधा का सामना करना पड़ता है उसके विषय में इस कहानी में उल्लेख किया गया है। तो ये उद्देश्य कथन है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ एम भी जो है अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये उद्देश्य कथन कहते हुए हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और प्रस्तावना की जो है तुरंत बाद ऐसा ऐलान होता है कि बच्चों आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है बस की यात्रा और इसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। और इससे बच्चों के दिमाग में एक लक्ष्य या टारगेट सेट हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि आज हम एक व्यंग्यात्मक कहानी जो है, जो फनी कहानी है, पढ़ने जा रहे हैं, तो वे मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तीसरा सोपान है आदर्श वाचन। इस सोपान में अध्यापक पाठ्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ विराम चिन्हों को ध्यान देते हुए शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण करते हुए वाचन करते हैं। अध्यापक का आदर्श वाचन छात्र के जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है, इसलिए अध्यापक आदर्श वाचन करते समय छात्रों की ओर ध्यान देना न भूलें। शिक्षक को एक जो है यहाँ पर मॉडल बनाना होता है। कहाँ रुकना है, यानी विराम चिन्ह कहाँ आ रहा है, आवाज़ को कहाँ भारी करना है, कहाँ जो है धीमा करना है, आरोह अवरोह यहाँ पर आ रहा है। अगर शिक्षक ही गलत पढ़ेगा तो पूरी क्लास जो है गलत सीखेगी। इसलिए पढ़ते समय शिक्षक को अपनी किताब में भी देखना और बीच बीच में छात्रों को भी जो है देखना होता है। अनुकरण वाचन इसका तीसरे के बाद चौथा सोपान है। इस सोपान में शिक्षक के आदर्श वाचन समाप्त होने के बाद शिक्षक कक्षा के 2-3 छात्रों से उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यांश का पुनः पाठन करवाते हैं। इसके द्वारा छात्रों के उच्चारण में त्रुटियां कम होता है तथा वे पाठ को जिज्ञासा के साथ अध्ययन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये अनुकरण का अर्थ हमने बहुत बार जो है समझ लिया है, कॉपी या नकल करना। अब शिक्षक जो है चुप रहेगा और छात्र जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। यह देखना है कि क्या छात्र शब्दों का सही उच्चारण कर रहे हैं, क्या वे वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे शिक्षक ने पढ़ा था। इससे छात्रों की जो झिझक है वो खुलती है और वो उच्चारण की गलतियाँ, जो प्रोनाउंसिएशन संबंधित जो एरर्स हैं, वो पकड़ी जाती हैं। उसके बाद अगला या 5वां सोपान है काठिन्य निवारण या भाषा तत्वों का ज्ञान। साहित्य शिक्षण में यह एक महत्वपूर्ण सोपान है। किसी भी पाठ को पढ़ाने के साथ शिक्षक इसके अंतर्गत होने वाले व्याकरण अंश जैसे वर्तनी, शब्दार्थ, विपरीत शब्द, प्रतिशब्द आदि को छात्रों को समझाते हुए श्यामपट्ट पर लिखते हैं और छात्रों को अपने अपने कॉपियों पर उसे लिखने का
आदेश देते हैं। जब छात्र पढ़ रहे होते हैं तो कई कठिन शब्द आते हैं, शिक्षक क्या करेगा इसमें, उसको श्याम पट पर जो है श्याम पट पर वो लिखेगा और उनका पोस्टमार्टम करता है, उनका जो है डिटेल्स में उसको समझाता है। इसे ही कहा जाता है कि काठिन्य निवारण। इसका अर्थ है कठिनाई दूर करना, कठिनाई दूर करना। तो शब्द अगर आया है कि वृद्धावस्था, तो इसका अर्थ क्या होगा, मान लो एक शब्द आया वृद्धावस्था, तो इसका अर्थ होगा बुढ़ापा, और इसका विलोम होगा जवानी। तो इसका संधि विच्छेद भी अगर हम लिखेंगे कि संधि विच्छेद अगर करेंगे तो वृद्ध जोड़ अवस्था। तो शिक्षक ये सब बोर्ड पर लिखेगा और छात्र अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इससे उनकी जो वोकैबुलरी है, जो डिक्शनरी है, वो मजबूत होती है। तो उसके बाद छठा सोपान है स्पष्टीकरण या व्याख्या। इस सोपान में शिक्षक संपूर्ण पाठ्यांश को अपनी सरल भाषा से समझाते हैं। इस सोपान को 3 भाग में देख सकते हैं। पहले भाग में शिक्षक उक्त पाठ के लेखक के बारे में परिचय प्रदान करते हैं। उसके बाद उक्त पाठ्यांश का मुख्य उद्देश्य, जो लेखक कहना चाहते हैं, उसे शिक्षक समझाते हैं। अंतिम भाग में शिक्षक पाठ्यांश की व्याख्या सरल भाषा में करते हैं। तो हरिशंकर देखो, तो ये जो स्पष्टीकरण है ये क्लास का जो है मेन पार्ट है। अब तक तो सिर्फ रीडिंग हो रहा था, हम पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, अब पढ़ाई होगी। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के बहुत बड़े व्यंगकार हैं। ये लेखक परिचय हम लोग देख सकते हैं। अगर बस की यात्रा हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो लेखक बताना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा कि लेखक बताना चाहते हैं कि पुरानी बसों को चलाने वाले मालिक यात्रियों की जान की परवाह नहीं करते हैं। और शिक्षक क्या यहाँ पर क्या करेगा कि शिक्षक जो किताब की कठिन भाषा को अपनी आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेगा, आसान भाषा में सुनाएगा। वह उदाहरण देते हुए, एक्टिंग करते हुए पढ़ाएगा ताकि पाठ जो है समझ में आ जाए। मौन वाचन इसका अगला सोपान है, 7वां सोपान है। इस सोपान में शिक्षक पहले जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए थे उसको ध्यान में रखते हुए छात्रों को कुछ समय उक्त पाठ का मौन वाचन जो है या मन में वाचन करने का आदेश देते हैं। इसके द्वारा छात्रों को उक्त पाठ का स्वाध्याय करने का मौका मिलता है, जिसमें छात्र पहले से समझे हुए पाठ को पुनः पढ़ने से उक्त पाठ उन्हें आसानी से समझ में तथा याद रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इतना सब सुनने के बाद अब छात्र को जो है शांति चाहिए होती है, और शिक्षक कहता है कि अब सब बच्चे जो है 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, मन में ही मन जो है इस पाठ को पढ़ेंगे। और शिक्षक यहाँ पर कहेगा कि किसी भी के भी जो होंठ हिलने नहीं चाहिए। इसके फायदे क्या हैं कि जो छात्र है पाठ को इसमें जो है पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं जो उन्होंने पढ़ा है। जो बातें व्याख्या में सुनी थी उन्हें पढ़कर पक्का करते हैं। ये स्वाध्याय का अर्थ मैंने ऊपर बताया था, सेल्फ स्टडी या सेल्फ स्टडी की जो है पहली ये सीढ़ी भी मानी जाती है। 8वां सोपान क्या है, पुनरावलोकन। प्रत्येक अध्यापक को पुनरावलोकन करना चाहिए। इस सोपान में अध्यापक जितना भी पाठ्यांश को समझाए होंगे उसे पुनः कम शब्दों में सारांश की तरह छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। पुनरावलोकन के द्वारा छात्र पाठ्यांश को भूलते नहीं तथा पुनः दोहराने से उनको पाठ याद रह जाते हैं। क्लास खत्म होने से पहले एक क्या होता है कि क्विक रिवीजन होता है। क्विक जो है रिवीजन कक्षा में होना चाहिए, रिकैप भी हम लोग बोल सकते हैं। शिक्षक पूरी 40 मिनट या 35 मिनट या 45 मिनट की पढ़ाई को 2 मिनट में समेटता है। इसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग कहें तो बच्चों, आज हमने देखा कि कैसे लेखक ने एक टूटी फूटी बस में बैठ गया, लेखक एक टूटी फूटी बस में बैठ गया, बस बार बार खराब हुई और लेखक ने डरने की जगह उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये बस की यात्रा से जो है ऐसा उसको 2 मिनट में या 1 मिनट में आप रिकैप कर सकते हैं। इससे जो भूली बिसरी बातें थी वो फिर से जो है कक्षा में याद आ जाती हैं। और 9वां इसका सोपान है मूल्यांकन। यह अध्यापन कार्य का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। इस सोपान में शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ्यांश से कुछ साधारण प्रश्न पूछते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों के मूल्यांकन करने के साथ स्वयं का भी मूल्यांकन करता है। यह बच्चों के उत्तर देने की प्रक्रिया से समझ में आ जाता है कि उन्हें पाठ कहाँ तक समझ में आया है तथा शिक्षण कार्य कितना सफल हुआ है। इसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण में अनावश्यक बदलाव या सुधार करता है।
अब परीक्षा की घड़ी है, ये जो मूल्यांकन है ये परीक्षा है एक तरह से। तो शिक्षक प्रश्न पूछता है कि बस को देखकर लेखक ने उसे क्या कहा। और इसमें जो है बहुत फ़ायदे हैं, जैसे छात्र का इसमें जो है टेस्ट हो जाता है, बच्चे ने ध्यान दिया या नहीं दिया पता चल जाता है। शिक्षक का इसमें क्या टेस्ट होता है, स्वयं का भी मूल्यांकन यहाँ पर आया है। जैसे तो शिक्षक का क्या टेस्ट होता है कि अगर पूरी क्लास चुप है तो इसका मतलब शिक्षक ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। मूल्यांकन शिक्षक को आईना दिखाता है कि उसे अपने पढ़ाने का तरीका जो है बदलना चाहिए। और अंतिम या 10वां सोपान है गृह कार्य। यह गद्य शिक्षण सोपान का अंतिम तथा आवश्यक सोपान है। इस सोपान में अध्यापक पढ़ाए गए पाठ्यांश से छात्र को कुछ प्रश्न घर से करके लाने को कहते हैं। इसके द्वारा छात्र गृह में भी उक्त पाठ का पुनः अभ्यास करते हैं। बार बार अभ्यास करने के द्वारा उन्हें पाठ दीर्घ समय तक याद जो है रहता है। घंटी जो है बजने वाली है और अब शिक्षक बोर्ड पर होमवर्क लिखता है और प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करें। जैसे अगर आप लेखक की जगह होते, अगर प्रश्न एक मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लेखक की जगह होते तो क्या उस बस में बैठते। इसमें जो है अपने विचार लिखिए। बच्चा घर जाकर स्कूल की बातों को न भूले और खाली समय का सही उपयोग करे, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने जो गद्य शिक्षण विधि है उसको डिटेल्स में समझा है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे हम पद्य शिक्षण विधि, व्याकरण शिक्षण विधि भी इस चैनल पर लेके आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना न भूलें। तो बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।